हाय एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। फटाफट से आ जाइए भाई। आज आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस रहेंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यू। और जो क्वेश्चन ऐसे बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, बिल्कुल एग्जाम लेवल के, और इवन एचटेट के भी पीवाईक्यूज इसमें शामिल है। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन बना पाते हैं मतलब आपका अच्छा है टॉपिक। ठीक है, आपका जो कंटेंट पर पकड़ है वो बहुत बढ़िया है। चलिए 20+ क्वेश्चन है आज, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे और फटाफट से मुझे सभी के आंसर चाहिए। गलत हो जाता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, गलत हो जाने दो, क्योंकि जब तक आपके गलत नहीं होंगे आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, और हमारा एकमात्र मकसद क्या है कि ठीक हो बस हमारे क्वेश्चन जब हम एग्जाम में करने बैठे। चलिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को और सॉल्व करिए। अकॉर्डिंग टू डैश डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। चलिए बताइए, किसके तहत जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। किसके तहत है ये? जल्दी बताइए, किसने बोला है ये कि जो विकास है वो गुणज है, उत्पाद है किसका? अनुवांशिकता का और पर्यावरण का। बताइएगा, वातावरण कह लो, पर्यावरण कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो। चलिए 23 लोग यहाँ पर जुड़े हुए, फटाफट से सभी का जवाब चाहिए मुझे। वुडवर्थ ने बोला है, कोलर ने बोला है, होलैंड ने बोला है, या फिर थोर्नडाइक ने बोला है? बताइएगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। चलिए, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, पता नहीं मुझे ही रिसीव नहीं हो रहा है मैसेज। एक सेकंड में चेक कर ले। अच्छा, आ रहा है, रियली सॉरी है ना, मैंने फिर से रिफ्रेश किया है तो आप सभी ने आंसर कर रखा है और बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस भाई क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट का आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही दिया है, गुड वन। ठीक है, चलो, मुझे रिसीव नहीं हो रहे थे, अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं। चलिए, फर्स्ट का है ए, बिल्कुल सही है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। सेकंड पे आ जाएंगे, मोनोजाइगोटिक इज टू डैश ट्विंस एश डाइजाइगोटिक इज टू डैश ट्विंस। बताएंगे कौन से ट्विंस होते हैं? मोनोजाइगोटिक कौन से होते हैं? मोनोजाइगोटिक मैंने आज आपको आफ्टरनून में ही कराया है। मोनो मतलब एक, ठीक है, जिसमें आपका एक एग और एक स्पर्म के साथ जब मीट करते हैं तो एक जाइगोट आपका फिर दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, मतलब दो बेबीज बनते हैं फिर उससे। तो इसको क्या बोला जाता है? और जो आपका जाइगोटिक है, मतलब आपके दो ही एग है और दो ही स्पर्म उनको फर्टिलाइज कर रहे हैं। चलिए बताइएगा, मेल फीमेल, फीमेल मेल, फ्रेटर्नल या फिर आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल। क्लियर है सब कुछ? ठीक है, सेकंड पे चलिएगा। सेकंड का आंसर भी आ रहा है, सेकंड का डी, बहुत बढ़िया, आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल। तो मोनोजाइगोटिक मतलब एक जाइगोट है, एक जाइगोट है, एक ही एग है और एक ही स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, इसमें जो आपके रहेंगे बच्चे वो सेम सेक्स के रहेंगे, सेम सेक्स के बच्चे रहेंगे, सेम प्लेसेंटा भी रहेगा। ठीक है, बच्चे का जो अपीयरेंस है बिल्कुल सेम रहेगा, डिट्टो दिखने में। जबकि जो आपका फ्रेटर्नल है, जिसको भ्रांति जुड़वा या फिर हिंदी में भतेरे नाम होंगे, तो इसमें आपके जो सेक्स है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। लड़का लड़की भी हो सकता है, लड़की लड़की, लड़का लड़के, कुछ भी हो सकता है ना। और उनकी जो लुकिंग है वो सिमिलर नहीं होगी। चलेगा, थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। हेरिडिटी प्लेज मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन द। अनुवांशिकता सबसे बड़ा योगदान किसमें देती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है किसमें? बच्चों के भावनात्मक विकास में, इमोशनल डेवलपमेंट में, बच्चों के सामाजिक विकास में, सोशल डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में, या फिर कल्चरल डेवलपमेंट। बहुत ही आसान सा सवाल है। हेरिडिटी की बात कर रहा है, जो कि ऐसे ट्रेड्स, ऐसे गुण जो हमारे लिए एक बेस बना करके हमको देते हैं, और उस बेस के दम पर फिर एनवायरमेंट के अंदर हम ग्रो करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ईशू जी। अगर आपको नाइस क्लास लगती है, सभी साथ जरूर शेयर करें अपने सेशन को, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें, है ना, ताकि अगर वो भी ऐसे सेशन के अगर उनको भी चाहिए अगर ऐसे सेशन, तो वो ज्वाइन करें। शेयर जरूर करिए। 3 का सी आप सभी लोग दे रहे हो, दैट इज वेरी गुड आंसर, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो और अगर आपका बात करी जाए इंटेलिजेंस की, तो वो सब आपका किससे आता है भाई? आप सबका हेरिडिटी से आता है, ये ध्यान में रखेंगे। बाकी देखो, इमोशनल ये सब आपका सोशल पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट भी आपका एनवायरमेंट का हिस्सा, और कल्चर है वो भी आपके एनवायरमेंट का हिस्सा है। 3 का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। जब मुझे ऐसे फील होता है ना, मतलब आप लोग अच्छा आंसर कर रहे हो, तो ऐसे लगता है कि आप लोग सच में पढ़ रहे हो, और जो मैं चीज ला रही हूँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं वसूल हो रही है। तो अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर से आती है, सच बताऊं तो। फोर्थ बताइएगा, environmental factors that shape development include all of the following except।
विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में से निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल है। नेगेटिव फॉर्म में है ये, किसको छोड़कर है मतलब जो नहीं है, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता, फिजिक जो आपका शारीरिक स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पोषण की गुणवत्ता, और सांस्कृतिक कल्चर। चलेगा, क्लास तो नहीं रुक रही है बिल्कुल भी, सही चल रहा है फिलहाल तो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेज बारिश आई हुई है बाहर। फोर्थ का बताएंगे, फोर्थ का शो में यस, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आपका एनवायरनमेंट का हिस्सा है, न्यूट्रिशन भी एनवायरनमेंट का है, और कल्चर भी एनवायरनमेंट का है, ये है आपका, ठीक है। फिजिक, आपकी फिजिक टोटली डिपेंड करती है आपकी हेरिडिटी पर, जो ट्रेड्स आप अपने पेरेंट्स से या फिर अपने पूर्वजों से लेंगे वो सब आपका फिजिक है, ठीक है। जैसे आपकी कलर ऑफ द आईज हो गया, बालों का टेक्सचर हो गया, आपकी हाइट हो गया, ठीक है, ये सब आप कहाँ से ग्रहण करेंगे, ये सभी आप एक्वायर करेंगे, अर्जित करेंगे अपने पेरेंट्स से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर्स। इनमें से देखो, स्टार्टिंग में थोड़े इजी लगेंगे, एंड में जैसे जैसे चलोगे ना तो क्वेश्चन अच्छे आएंगे। कौन सा इनमें से एक हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता से संबंधित कारक है, कौन सा है। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, आपका अपने सहकर्मी समूह के प्रति दृष्टिकोण, आपका थिंकिंग पैटर्न, आपका सोचने का तरीका, आपकी आंखों का कलर, या फिर सोशल एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन। हेरिडिटी से रिलेटेड कौन सा है ये बताओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक फॉर एचटेट मैम। फॉर विच सब्जेक्ट, वेट बेटा, उधर जाके यूज करो। हाँ भी, और सब्जेक्ट की क्लासेस आएंगी, और सब्जेक्ट में हिंदी की भी आएंगी, मैं खुद इस पे काम कर रही हूँ, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ठीक है, और आपका जीके। मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं वीक में जो 3 दिन है, चलो पहले इसका देख लो, 5 का सी बिल्कुल सही है, कलर ऑफ द आई बिल्कुल सही है, ठीक है। आपकी आंखों का कलर किस पे डिपेंड करेगा, ये सब आपके हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेगा, 6 क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। चलिए, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है, नेचर से क्या आपका सेंस है, क्या आपका मतलब है। नेचर नर्चर दोनों के बारे में मैंने थ्योरी में करवाया हुआ है, उसी के बेस पर आपने बताना है। नेचर मतलब आपका हेरिडिटी, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और नर्चर मतलब आपका एनवायरमेंट, ठीक है। तो आप बताइए नेचर से रिलेटेड कौन सा है इसमें। राधे राधे कोमल जी, राधे राधे। क्लास 9:05 पे स्टार्ट हुई है। सिक्स का ए बहुत बढ़िया, ठीक है, 6 का ए बहुत बढ़िया। बायोलॉजिकल गिवंस और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, टेम्परामेंट हो गया, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस, फिजिकल सोशल, ये सब एनवायरमेंटल अराउंड है, ये सब आपका किसका पार्ट है, ये सब आपके नर्चर का पार्ट है। 6 का 1 बहुत बढ़िया, सही है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल, ठीक है, दे आर नोन एज। देखो सबको पता है ना, मेल फीमेल से कितने पेयर रिसीव करते हैं, 23 पेयर। 23 पेयर हम मेल से, मतलब बच्चा जो है वो अपने फादर से, और 23 पेयर वो अपनी मदर से रिसीव करता है, तो टोटल जो क्रोमोसोम्स है वो 46 हो गए। तो अगर पेयर की बात करें तो 23, इसमें से जो 22 पेयर है वो आपके अलाइक होते हैं, मतलब सेम होते हैं, लाइक होते हैं, मतलब सेम होते हैं, समान होते हैं, जिनको, अच्छा चलो ये तो क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। और 23rd है, ये आपका 6 आपका डिटरमाइन करता है, लाइक कि बच्चा होगा, मतलब लड़का होगा कि लड़की होगी। तो ये कह रहा है कि जो 22 पेयर है इनको क्या बोला जाता है, जो कि सेम है, इनको क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स बोला जाता है, XY क्रोमोसोम बोला जाता है, YY क्रोमोसोम बोला जाता है, या फिर आइडेंटिकल जीन्स बोला जाता है। 7th का बी मार्क करके आपने तबाही मचा दी है नीलम देवी। चलो 7th का ए ऑटोसोम्स आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑटोसोम्स, ठीक है नीलम जी, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, ऑटोसोम बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। XX क्रोमोसोम्स तो फीमेल के अंदर होता है, YY क्रोमोसोम होते ही नहीं है, XY मेल के अंदर होता है, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन पर आ जाइए। हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए डैश सोशल स्ट्रक्चर। अनुवांशिकता को एक किसके सामाजिक संरचना के रूप में जाना जाता है,
आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर लगाइए। नेक्स्ट वीक से 3 दिन रिजर्व करेंगे सीडीपी के लिए, ठीक है, 3 दिन रिजर्व करेंगे सीडीपी के लिए, प्रैक्टिस के साथ ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और एक एक दिन मैं बांट दूंगी, फिर एक दिन मैथमेटिक्स हो जाएगा, एक दिन रीजनिंग हो जाएगा, एक दिन जीके हो जाएगा, और संडे को भी यूटिलाइज करेंगे हम, ठीक है। फिर क्या बच गया आपका, एक हिंदी, एक दिन हिंदी हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का भी कंटेंट लाने की सोचूंगी, ठीक है, बट इंग्लिश में इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट फिर भी आपके लिए कंटेंट लाने, नोट्स में तो है, सब कुछ रेडी है नोट्स में, तो वो तो मैं दे दूंगी सबको, है ना, वो मैंने उसको अच्छे से हैंड रिटन कर दिया है, वो आपको मिल जाएगा। 8 का बताइए। यस, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज डैश सोशल स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक या फिर स्टेटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक या फिर स्टेटिक। 8 का आप क्या मार्क करे हो? यस, वेल डन, स्टेटिक, ठीक है, ये स्थिर होता है। मतलब डायनेमिक तो आपका एनवायरमेंट होता है जो गतिशील है, जैसा एनवायरमेंट आप देंगे बच्चा उसी के अकॉर्डिंग ढल जाएगा, है ना। आप उसको अच्छा एनवायरमेंट देंगे वो अच्छा बच्चा बनेगा, आप उसको एक नेगेटिव एनवायरमेंट देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाएगा, फिर फर्क नहीं पड़ता वो हेरिडिटी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के आएगा, कौन कौन से ट्रेट्स उसको पास ऑन हो रही है। ये एनवायरमेंट है जो फिर बाद में भाई बच्चा फलेगा फूलेगा या फिर बच्चा डाउन जाएगा। तो हेरिडिटी तो आपका स्टैटिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statement is true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, कौन सा कथन इसमें से सत्य है? जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द एनवायरमेंट, या फिर अनुवांशिक मेकअप वातावरण के गुणों के लिए एक व्यक्ति की जवाबदेही को प्रभावित करता है। Adoptive children possess same IQ as their adoptive siblings. Experience does not influence brain development, या फिर intelligence remain unaffected by schooling। बताएंगे। 9th को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से और फिर इसका जवाब आप मुझे दें। सभी के जवाब देख रही हूं मैं इधर। अच्छा, खाली A B C D ना लिखिए, है ना, जैसे 9th का A ऐसे लिखो, 9th का B है तो B लिखो, 9th का C है तो C लिखो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता आप किसका जवाब दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारे शायद आप में से पीछे से भी लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, नो आइडिया मैम, इट्स ओके। गुड, ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा। ए आएगा, जेनेटिक मेकअप्स इम्पैक्ट रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू द क्वालिटीज ऑफ एनवायरमेंट। भाई आपका जो जेनेटिक मेकअप्स मतलब वो जो हेरिडिटी है उसी की ही बात कर रहा है, जो आपने ट्रेड्स रिसीव करे हैं ना उसी की ही बात कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आपका कैसा रिस्पॉन्स है एनवायरमेंट में, उसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है आपकी हेरिडिटी, क्योंकि वो बेस प्रोवाइड करता है, वो आपके लिए एक पोटेंशियल है, आपके लिए एक लिमिट सेट कर देता है। अब वो कितना आगे जाएगा ये सब आपका एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 9th का ए काफी ने दिया है, ठीक है। हाँ, होता है ऐसे लर्निंग विद संजू एके, क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार नहीं आती है समझ में, आई कैन अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग में नहीं आती थी मुझे भी, आप 1-2 बार रीड करिए, हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, मल्टीपल क्वेश्चंस की, वैसे वैसे ना आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आता जाएगा। कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस स्मूथली मेरे साथ चलते जाइए, हम इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि आप एंड में खुद कहेंगे कि मुझे अब सब समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, 9th का ए मार्क करेंगे। 10th देखिए, हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, हु गिव दिस डेफिनेशन। डेफिनेशन के बारे में कई बार क्या एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है भाई, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से पूछ लेंगे, भाई बताओ ये कथन किसने कहा है, और किसी से भी पूछ सकते हैं, वो सिर्फ हेरिडिटी एनवायरमेंट से नहीं किसी से भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में रहता है, अदरवाइज अगर आप जैसे नोट्स वगैरह अगर आप मेरे से लेंगे तो उसमें मैंने हर टॉपिक के बारे में ये सब इंक्लूड करके आपको दिया है, और आपको कोशिश करूंगी यूट्यूब में जो फ्री क्लासेस चलती है इनमें भी ऐसे क्वेश्चन में ऐड ऑन कर, ठीक है। चलिए, हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, ये जो डेफिनेशन है वो किसने कही है, आपकी जो इनबोर्न मतलब जो आपके साथ मतलब पैदाइशी है, ठीक है, ये आपके इंडिविजुअल ट्रेट्स है। ये जो डेफिनेशन है वो किसने कही है, किसने दिया है 10th का? कोई बात नहीं, लैंग्वेज समझने में नहीं आई, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए 10th बताइए, 10th का
बी, ओके 10th का जिसने भी, जो किसी ने नहीं दिया है, इसको बी एन झा ने कहा है, ठीक है, इसको लिख लेना कहीं पे, है ना, अपना एक नोटबुक आपने बना रखी होगी ना, उसमें कहीं मतलब कुछ पेजेस ऐसे रिजर्व कर लीजिए जो आपके मोस्ट आपको लगता हो कि ये मैं भूल जाऊंगा करके, और अभी से ही उसमें ना पॉइंट करना स्टार्ट कर दीजिए। बी एन झा ने कहा है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे चलेंगे। वुडवर्थ का नाम देख के बता दिया है ना। चलिए मैंने थोड़ी सी लगा दिया इधर कि वुडवर्थ ने क्या बोला है, वुडवर्थ ने क्या बोला है, डगलस और होलैंड ने क्या बोला है, बेनेडिक्ट ने क्या बोला है, ये 3 डेफिनेशंस आप और देख लीजिए। हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी व्यक्ति में जो भी फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको हेरिडिटी जो है कवर करती है। अब ये बर्थ के टाइम के नहीं बल्कि कंसेप्शन के टाइम पर है। कंसेप्शन मतलब जब बच्चा माँ ने अपने गर्भ में धारण किया तब से, ठीक है, तब से जो भी क्वालिटीज है वो सभी, वो सारी चीजों को हेरिडिटी यहाँ पर क्या करती है, कवर करती है। तो इसके बारे में वुडवर्थ बात करते हैं। डगलस और बीएफ होलैंड क्या कहते हैं कि किसी की जो हेरिडिटी है उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, उसमें आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपकी शारीरिक जो संरचनाएं है, जो विशेषताएं है वो आ जाती है, इसमें आपकी क्षमताएं आ जाती है, कैपेसिटीज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, अदर एंसेस्टर्स और स्पाइसेस, ठीक है, जो भी आपकी वंश या प्रजाति है वो सब कुछ इसके अंदर शामिल है। तो इसके बारे में डगलस और होलैंड बात करते हैं। और रुथ बेनेडिक्ट कहते हैं कि हेरिडिटी क्या है भाई, आपके ट्रेड्स का ट्रांसमिशन है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे होते हैं। भाई पेरेंट्स से जो बच्चे आएंगे, जो बच्चे पैदा होंगे, उनके अंदर क्वालिटीज का ट्रांसफर। ये किसने बोला, ये रुथ बेनेडिक्ट ने बोला है। तो ये 3 डेफिनेशंस और देख लीजिएगा, एक बी एन झा वाला देख लेना, ठीक है। अगर पूछा जाए तो फिर एक एक नंबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पे आ जाइए, 11th क्वेश्चन। Which one of the following statement is true regarding the role of heredity and environment in human development? मानव विकास में जब भी हम हेरिडिटी और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे और 4 पढ़ेंगे और फिर मुझे बताएं, ठीक है। चलिए, द रोल ऑफ द एनवायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। ये कह रहा है एनवायरमेंट का रोल जो है वो फिक्स है। फिक्स मतलब स्टेटिक बता दिया इसने, हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि इंपैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड, कह रहा है हेरिडिटी हम चेंज कर सकते हैं, हमें ट्रू निकालना है। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई आपने व्यवहारवाद के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना। व्यवहारवाद के बारे में बोल रहा है कि जो भी व्यवहारवाद को मानते हैं वो कह रहे हैं कि वो सभी हेरिडिटी पर बेस्ड है। जो भी व्यवहारवादी है ना, जो भी साइकोलॉजिस्ट, जो बिहेवियरिज्म के जनक कौन है, वॉटसन है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आएंगी तो, लेकिन अगर आपने सीटेट दिया, स्टेट दिया तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगी। ये कह रहे हैं कि वो नेचर की बात करते हैं, कि हेरिडिटी की बात करते हैं। क्या ये सही है? रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। इनका दोनों का जो है सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं। या फिर भारत सरकार की प्रतिपूरक भेदभाव की नीति मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इसका एक ही आंसर है जो कि आप सभी लोग मार्क कर रहे हो, छोड़ के बस एक को। 11th का सी बिल्कुल सही है भाई, 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गलत है कि एनवायरनमेंट फिक्स्ड नहीं होता है। और बिहेवियरिज्म हमेशा ध्यान में रखना, हमारा जो व्यवहार है वो हमारे एनवायरनमेंट, ये बहुत ज्यादा मतलब मोस्टली एनवायरनमेंट की ही बात करते हैं। जो बिहेवियरिज्म वाले होते हैं मोस्टली एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ठीक है। और ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका बचा 3 है। 3 ऑप्शन इज बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? Which of the following statement about the role of heredity and environment in human development is correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो अनुवांशिकता और वातावरण के बारे में जो कथन है वो सत्य है? कौन सा कथन सही है? चलिए, द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी। ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है बच्चे के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी की वजह से है। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन, या फिर नीदर हेरिडिटी नो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, मतलब कोई भी प्रभावित नहीं करता है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। ये कह रहा है दोनों ये प्रभावित करते हैं जटिल तरीके से, ठीक है, एक दूसरे के साथ अंत्य क्रिया करते हुए, परस्पर क्रिया करते हुए जटिल तरीके से जो है प्रभावित करते हैं। चलिए सोच समझ के आंसर देना, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 तो बिल्कुल ही गलत है। 1 और 3 तो बिल्कुल ही गलत है। आप लोग बी और डी मार्क कर रहे हो यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छी बात है, आप सभी बिल्कुल जवाब सही दे रहे हो। 12th का 4 बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो हेरिडिटी है और जो एनवायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरेक्शन करते हुए चलते हैं, ठीक है। 12th का 4 बहुत ही अच्छा जवाब। चलिए, मैं सोच रही थी इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट नहीं हुए। 13 पे चलेंगे। द नेचर नर्चर डिबेट रेफर टू। नेचर नर्चर जब विवाद की बात करते हैं तो ये किसको संदर्भित करता है, किसको बताता है? मैम हमारा एस्टेट क्लियर हो जाएगा ना मैम? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है कि बस बैठे बैठे कि हमारा एस्टेट क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है। चलिए, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट की बात करता है, बिहेवियर या फिर एनवायरनमेंट की बात करता है, बायोलॉजी एनवायरनमेंट की बात करता है, अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट की बात करता है। किसकी बताएंगे? 13 पे आएंगे। किसकी बात करता है? 1 की बात करता है, 2 की बात करता है, 3 की बात करता है या फिर 4 की बात करता है? 13 बताएंगे, ठीक है। 13 एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी, ठीक है। और ये नेचर नर्चर डिबेट किसकी बात करता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करता है। बहुत ही अच्छा जवाब आप लोगों की तरफ से। नेक्स्ट पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? नॉट ट्रू आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए, आनुवांशिकता माता पिता से संतानों में लक्षणों का संचरण है, सॉरी मुझे हिंदी में समझ में ही नहीं आता, सही बताऊं तो इंग्लिश में आता है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये गलत है क्योंकि इसने गलत पूछा है, ओके। हेरिडिटी एनवायरनमेंट, कोमल जी बिल्कुल सही है। जेनेटिक्स लिखा हुआ वो हेरिडिटी ही है, ओके। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन है आपका डेवलपमेंट। हेरिडिटी इज द सब्लिमेशन ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल है ये, इंडिविजुअल ट्रेट्स, या फिर हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल और मेंटल। बताइएगा गलत कौन सा है इसमें? गलत बताना आपको इसमें। देखो 3 लाइन खुद चीख चीख कर कह रही है इसमें कि हम सही है, हम कभी गलत नहीं हो सकते। सिर्फ 1 लाइन इसमें है जो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ या फिर आप अपने आप एलिमिनेशन से निकाल देंगे उसको। क्लियर नहीं है? 1 सेकेंड, क्लियर कर देंगे इसको। अभी बताइए। चलिए, अब तो क्लियर होगा ये। आप लोग मेरे से पीछे चल रहे हो क्योंकि मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा है इधर। 14 का बताएंगे। अभी क्लियर है? 14 का नहीं भाई, 14 को गलत मत करो। 14 को गलत क्यों कर रहे हो? जो क्वेश्चन गलत वाले थे वो तो सारे सही कर रहे हो, है ना। जो क्वेश्चन में गलती की गुंजाइश ही नहीं है उसको गलत कर रहे हो। 14 का डी क्यों मार्क कर रहे हो? 14 का 2 भी क्यों मार्क कर रहे हैं आप सभी? 14 का जिस भी कैंडिडेट ने सी दिया है वही सही है, वही सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि इसमें आपको कहाँ कंफ्यूजन है? हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये तो बिल्कुल सही बात है। इसने हमें नोट पूछा है जो गलत नहीं है, मतलब जो सही नहीं है वो पूछा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड भी बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है भाई? ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? ये हेरिडिटी की ही बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो यहाँ पे आ गया है। तो ये भी बिल्कुल सही लाइन है। और 4th लाइन भी बिल्कुल सही है। ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते ही हैं हेरिडिटी में, होते ही हैं फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बिल्कुल सही बात है। आपकी फिजिक भी हेरिडिटी से डिपेंड करती है, आपका जो मेंटल आईक्यू वगैरह है उसका बेस भी हेरिडिटी बनाती है, ठीक है, वो भी हेरिडिटी पर ही बेस्ड है। तो ओनली आपका ऑप्शन 3 बच गया, ये सही है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सी 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 सी, डी नहीं, सी मार्क करेंगे। मेरा ठीक है, देख लिया था मैंने आपको। मयंक गेमिंग का ठीक है, आर्ट विद ओशिन का ठीक है, कोमल जी का ठीक है, और बस किसी का ही नहीं है। फिर सब डी मार्क कर रहे हो। आई डोंट नो भाई क्यों आप सभी लोग। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। देखो
फिजिकल और मेंटल, ये सब आपका हेरिडिटी डिसाइड करती है। आपका शारीरिक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हेरिडिटी बताएगी। आपका आईक्यू वगैरह सब हेरिडिटी उसका लिमिट सेट करके आपको देती है। अब वो कितना फलेगा फूलेगा वो आपके एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए सी आएगा इसका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ। 15 द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, बताएंगे जेनेटिक्स के जनक कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स आप बताएंगे, ग्रेगर मेंडल है, थॉमस हंट मॉर्गन है, जेम्स वाटसन है, या फिर चार्ल्स डार्विन है, बताइएगा। 14 का डी नहीं दो भाई, 14 का सी दो। ओके 14 का सी। नेक्स्ट पे आ जाइए भाई, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बताइएगा भी, 15 का मार्क करिए। 15 किसी का भी जवाब नहीं आ रहा है, इधर नहीं आता ये क्वेश्चन, ये तो आना चाहिए सबको। चलिएगा भाई बताइएगा। अच्छा सबने दे दिया है जवाब, अच्छा चलिए सही दिया सबने, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, मुझे मैसेज लेट रिसीव हो रहे हैं एक्चुअल में, सच में मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा है। चलिए 15 का ए, 15 का ए। ठीक है, अभी आ गए मुझे सबके मैसेजेस, आ गए मुझे सबके मैसेजेस आ गए। नेक्स्ट पे आ जाओ। 16 विच ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, कौन सा ट्रेट है जो हेरिडिटी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, मोरल, टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस या फिर सोशल। चलिएगा कौन सा है, मोरल, टेम्परामेंट, अभी अभी जस्ट मैं बता करके हटी हुई हूं, है ना। हाँ मेरे पास आंसर लेट आ रहे हैं। मोरल, टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस या फिर सोशल, कौन सा हेरिडिटी से रिलेट करता है। 16 का बताएंगे। 15 का 4 नहीं है, 15 का तो ए है ना, ग्रेगर मेंडल। ओके चलिए अभी आ रहे हैं सबके कमेंट, फटाफट से जवाब दीजिए। 16 मोरल, क्या आपकी मोरल डेवलपमेंट आपकी हेरिडिटी डिटरमाइन करती है, आपका स्वभाव डिटरमाइन करता है, आपकी बुद्धि जो है डिटरमाइन करता है, आपका सामाजिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए है, आप लोग सही इसका जवाब दे रहे हो, इंटेलिजेंस। ठीक है, एक आपकी फिजिक और एक आपका इंटेलिजेंस, कौन डिसाइड करेगा, हेरिडिटी डिसाइड करेगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। 17 a person believes that nurturing strongly influences the development of his child, he would not agree with the importance of, एक व्यक्ति का मानना है कि जो पोषण है यानी कि एनवायरमेंट, पोषण मतलब एनवायरमेंट, ये कह रहा है कि जो एनवायरमेंट है उसके बच्चे के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो वो किसको इग्नोर कर रहा है, बताओ किसको इग्नोर कर रहा है ये, वो किसके महत्वों से सहमत नहीं होगा। ही वुड नॉट एग्री विद द इम्पोर्टेंस ऑफ, वो एक फैक्टर को यहाँ पर इग्नोर कर रहा है। किसको इग्नोर कर रहा है, 17 का आंसर दीजिए। जेनेटिक फैक्टर को इग्नोर कर रहा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर को इग्नोर कर रहा है, इमोशनल फैक्टर को, या फिर सभी को इग्नोर कर रहा है, बताएंगे। 17 पर आ जाओ। 16 गया, ठीक है। 16 का 3 बिल्कुल ठीक है, दैट इज इंटेलिजेंस। बताइए किसको इग्नोर कर रहा है भाई, ये कह रहा है भाई एनवायरमेंट तो बहुत प्रभावित कर रहा है मेरे बच्चे के डेवलपमेंट, लेकिन एक चीज से एग्री नहीं कर रहा। तो किससे एग्री नहीं कर रहा, यस ठीक है, वो जेनेटिक फैक्टर से एग्री नहीं कर रहा, वो इसको इग्नोर कर रहा है। ओके तो 17 का जेनेटिक फैक्टर जिसने दिया, जो कि सबने ऑलमोस्ट दे दिया है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। 18 पर आ जाइए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन इज द रिजल्ट ऑफ, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का क्या परिणाम, मतलब किसके थ्रू होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बताइए किसका रिजल्ट है, सिर्फ हेरिडिटी का, सिर्फ एनवायरमेंट का, दोनों का इंटरेक्शन, या फिर केवल इकोनॉमिक फैक्टर्स, केवल आर्थिक कारक, बताएंगे। 18 पर आ जाइए। 18 पर ओनली हेरिडिटी, ओनली एनवायरमेंट, इंटरेक्शन, या फिर ओनली इकोनॉमिक फैक्टर्स। चलिए 18 बताइए। 18 बफरिंग नहीं, इधर तो बफरिंग नहीं हो रही है, सब चल रहा है कोमल जी, सब चल रहा है, ठीक है, इधर कुछ नहीं हो रहा। यस सी, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी और एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गुड। नेक्स्ट पे आ जाइए।
19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी, इसमें से अनुवांशिकता का कौन सा नियम नहीं है, ये बताना आपने। सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन या फिर मोटिवेशन, कौन सा नहीं है ये बताना है आपने, ठीक है। चलिए, और मुझे कमेंट में ये भी बताएंगे कि जो भी है तो वो क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बताना कमेंट पे, शॉर्ट फॉर्म में, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। जो नहीं है पहले मुझे वो बताओ, और उसके बाद जो है उनको शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करेंगे आप सभी कमेंट सेक्शन में। यस, गुड। 18 का सी ही था ना, हाँ आई थिंक सी ही था। यस, फोर्थ मोटिवेशन, ओके, वेल डन। मोटिवेशन नहीं है, सिमिलैरिटी है, वेरिएशन है। ये सिमिलैरिटी आपका कौन सा है, रिजेम्बलेंस ही है, ठीक है, रिजेम्बलेंस ही है, समानता, ओके। चलो फटाफट से डिफाइन भी कर दो, सिमिलैरिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है, कर सकते हो तो। नेक्स्ट पे चलते हैं, 20 क्वेश्चन। वंस हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर, अब भाई ये भी कथन है कि किसके द्वारा कहा गया है, ओके, ये भी कथन है किसके द्वारा कहा गया है। वंस हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कैपेसिटीज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, अदर एंसेस्टर्स और स्पीसीज। बताइए, हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, हमने जस्ट अभी पीछे जो डेफिनेशन करी है ना उसमें आई थी ये, तो ये किसने कहा है, गिसबर्ट ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, रुथ बेनेडिक्ट ने कहा है या फिर डगलस एंड होलैंड ने कहा है। मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, गुड, वेल डन। आर्ट विद ओशिन, सही जवाब चाहिए बस मुझे। शीतल डागर, बहुत अच्छी। चलिए 20 का मार्क करेंगे। 20 का आप क्या मार्क कर रहे हो, नीलम देवी बोल रहे हैं डी, दैट इज वेरी करेक्ट, ठीक है। डगलस और होलैंड ने कहा है, तो ये भाई थोड़ा अगर ध्यान में रख सकते हो तो रख लो, वैसे बहुत सारी है क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी है कि उनकी भी बहुत सारी डेफिनेशन दी है, कुछ डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है तो उनको जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो 20 का डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 क्वेश्चन। द बुक हेरिडिटरी जीनियस इज रिटन बाय, हेरिडिटरी जीनियस बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। चलिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, थोड़ा तुक्का मार के देखो इसमें। कैटल ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, टर्मन ने या फिर पियर्सन ने। 21 का जवाब देंगे, 20 का 4 बिल्कुल ठीक है। डगलस एंड होलैंड, ओके। बुक का बताएंगे, बुक किसने दी है ये। चलो मे भी शायद आपको ना पता हो, मैं बता देती हूँ। ये जो बुक है वो फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा, ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा, ओके। क्वेश्चन आंसर्स में मैं ऐसी चीजें भी शामिल करूंगी जो आपको थ्योरी पार्ट में देखने को नहीं मिलेगी, तो क्वेश्चन आंसर्स करने इसलिए भी जरूरी है, ठीक है, ताकि आपकी जो चीजें वहां पर ना हो वो इधर हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ चीजें आपकी ऐसे ही मिक्स मैच करके ही होती है, ओके। बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, तो इससे आपकी कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़िया होती है। 21 का सी नहीं है, 21 का 2 आएगा, फ्रांसिस गाल्टन, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 22 क्वेश्चन। अ चाइल्ड हु इज, क्या कहता है ये क्वेश्चन, अ चाइल्ड हु इज हाई एंड लो इन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक बच्चा है जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो एंजाइटी है, चिंता और सोशियबिलिटी, मिलनसारिता, ठीक है, मतलब सोशल नहीं है वो, तो ये जो विशेषताएं उसके अंदर वो हाई एंड लो है, मतलब कभी अच्छी है कभी वो बहुत हीन महसूस करता है, और ये आप उसकी जो है वो भविष्य काल तक रहता है, मतलब लेटर एजेस तक भी, आगे जब वो जाएगा ना तब तक उसका वो बना हुआ है वो सिचुएशन, ठीक है। वो एंजाइटी फील करता है, वो उसका जो सोशल कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं इतना डेवलप नहीं हुआ है, और वो ऐसे का ऐसा ही है, जब वो आगे जा रहा है तो वो भी वो ऐसे का ऐसा ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसके इंपॉर्टेंस पर बल दे रही है, किसके महत्व पर बल दे रही है, ये हेरिडिटी पर, एनवायरमेंट पर, हेरिडिटी और एनवायरमेंट या फिर मैचुरेशन, ठीक है। 9 को दोबारा बता देंगे, ये खत्म कर ले फिर बता देंगे। अ चाइल्ड हु इज हाई एंड लो, ध्यान से पढ़ना इस सवाल को, ध्यान से पढ़ना, हाँ मुझे पता था यही करोगे, पता था मुझे,
22वें में बस हेरिडिटी एनवायरनमेंट देख दिया और लगे ही चले जा रहे हो, लगे ही चले जा रहे हो, है ना। मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले ही बोला ध्यान से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। देखो ये कह रहा है कि ये कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। देखो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट अगर दोनों ही मिल जाएगा तो ये बच्चा ऐसा रहेगा ही नहीं, इसके पास एंजाइटी और वो मिलनसार नहीं है, और ये जो चीजें हैं अभी भी ऐसी की ऐसी हैं, और जब वो आगे फ्यूचर में अपने एजेस में जैसे सालों में बढ़ रहा है तो भी वो सेम है, वो स्टैटिक है, वो समस्या स्थिर बनी हुई है, वो प्रगतिशील नहीं है। और स्थिर क्या होता है, बताओ मुझे, स्थिर क्या होता है? स्थिर होता है हेरिडिटी, ठीक है। तो ये किसके महत्व पर बल देता है? ये हेरिडिटी पर बल देता है, ओके, ये हेरिडिटी पर बल देता है। इसमें कोई बात नहीं, ये दिक्कत हुई होगी इसमें। 22 का 4 नहीं है, 22 का 3 नहीं है, बी नहीं है, 1 इज द राइट आंसर। 22 का किसी ने दिया है? मैं बस ये देखना चाहती हूँ किसी ने दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, मैच्योरिटी तो हुई नहीं है उसमें। चलो 1 आएगा इसका हेरिडिटी, ओके, क्योंकि वो चीजें अभी भी कांस्टेंट बनी हुई है, वो चेंज नहीं हो रहा उसका, वो अभी भी कांस्टेंट है, स्थिर है, स्टैटिक है, रुका हुआ है उसकी चीजें, ओके। तो 1 आएगा 22 का। नेक्स्ट पे चलेंगे 23 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? इसमें से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अगर बात करती हूँ, अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में बच्चे के विकास में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? सत्य पूछा गया है। रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव, नॉट एडिटिव यानी कि रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब ये कह रहा है कि जो पीयर्स और जीन्स, पीयर्स मतलब आपका कहीं ना कहीं क्या आ गया, एनवायरमेंट आ गया, और कह रहा है कि ये दोनों का एडिटिव फॉर्म है, जीन्स मतलब हेरिडिटी, ये कह रहा है, इसकी बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ऑपरेट नहीं करते टुगेदर, इसकी बात कर रहा है। तीसरा कह रहा है प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, जबकि जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी से रिलेट करता है, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों 50-50% इंपोर्टेंट है, ऐसे कह रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? एंडिंग कर दो बहुत अच्छे जवाब के साथ। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की इस क्लास का, 23 क्वेश्चन है, उसके बाद काउंट कर लेना कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं आउट ऑफ 23, वो भी मुझे बताएंगे, ठीक है। हेरिडिटी उसका सही आंसर है बिल्कुल, ओके। मैचुरेशन नहीं आएगा, मैचुरेशन नहीं आएगा, शीतल डागर मैचुरेशन नहीं आएगा, हेरिडिटी आएगा। ट्वेंटी थ्री और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फ्रेम से बाहर चला जाएगा। चलो कर देते हैं। अब देखो, अब देखो, अरे देखो मेरे फोन में चल रही है चीजें और एकदम क्लियर दिख रहा है। इवन मैंने इसको कौन सा है वो हॉरिजॉन्टल तो करा भी नहीं है, देखो सब क्लियर चल रहा है इधर, अगर आप देख पा रहे हो। अब क्वेश्चन साफ हो गया होगा, अब तो मैंने इसको और भी जूम कर दिया है, अब तो हो गया होगा साफ। चलो भाई, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है सही। 23 का जिसने भी आंसर 1 दिया है वो बिल्कुल सही है। 23 का जिसने भी आंसर 1 दिया है, क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है कि ये एडिटिव है, जबकि एडिटिव नहीं होता है, एडिटिव नहीं होता है, प्रोडक्टिव होता है, ये सबको पता ही होगा। जो हेरिडिटी और जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है भाई, वो सॉरी हेरिडिटी और एनवायरमेंट जो है वो प्रोडक्टिव होता है, गुणात्मक होता है, ठीक है, गुणात्मक होता है, ये गुणात्मक होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों आपस में। प्रोडक्टिव एडिटिव नहीं होता, योगात्मक नहीं होता, गुणात्मक होता है, ओके, गुणात्मक होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हाँ ये आपका सही है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि एडिटिव नहीं है, तो मतलब क्या है, गुणात्मक है। बाकी सब देखो ये ऑपरेट नहीं करता, ये भी गलत है, और इज रिलेटेड टू द एक्चुअल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक्चुअल डेवलपमेंट आपका एनवायरमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर 50-50% कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो 50% से ज्यादा हमने माना है,
इन्वायरमेंट ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के डेवलपमेंट को हेरिडिटी के कंपेयर में, ठीक है। तो जो हमारा सही रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि एडिटिव नहीं होता, और ऑब्वियसली बात है एडिटिव नहीं होता, वो कैसा होता है, वो प्रोडक्टिव होता है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। हाँ जी, ट्रू ही पूछा है और मैंने आपको ट्रू ही बताया है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, मैंने आपको वही बताया है। इसका आंसर 1 ही है, ऑफिशियली इसका आंसर 1 ही है। ओके, ट्रू पूछा है सलोनी महिला जी और शीतल डागर, ट्रू पूछा है, बिल्कुल ट्रू पूछा है। और यहाँ पर भी इस स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार, ये कह रहा है नोट एडिटिव, और नोट एडिटिव तो सही है, नोट एडिटिव तो सही है क्योंकि प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। 23 क्वेश्चन रखे मैंने यहाँ पर, ठीक है भाई। आप बताइए कोई समस्या? अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें मैंने लगाया भी है, वही है जो चीजें जो अभी मैंने बताया ना कि दोनों प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है, दोनों प्रोडक्टिव होते हैं, एडिटिव नहीं होते, योगात्मक नहीं होते हैं, उत्पादक कह लो या फिर गुणात्मक कह लो, ठीक है। चलिए, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये डेफिनेशन है जो कि वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी, ठीक है, और जिसमें एनवायरमेंट जो है वो 50% से ज्यादा, कहीं ज्यादा महत्व रखता है डेवलपमेंट में। चलिए, अब बताइए कितने नंबर आपके बने हैं यहाँ पर। चलिए, सेशन अच्छा लगा? कैसे लगे क्वेश्चन? आज तो क्वेश्चन लगे होंगे ना, पिछली 2 क्लासेस में बार बार बोल रहे थे क्वेश्चन कैसे हैं, ये क्वेश्चन इजी है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना ही है, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है, इसको कमेंट करके बताना है कैसा है। आपको ये अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो। शेयर करिए अपने दबा करके अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ इसको बंद।